Hello aspirants, welcome to the first lecture of History module of Study Smart IAS PCS. Today we shall begin with Modern History lecture. हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन एंड की इवेंट्स के बारे में टू गिव यू एन ओवरव्यू एंड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर सब्जेक्ट बिफोर वी डेल्व डीपर इनटू द फर्दर लेक्चर्स. ये लेक्चर ना सिर्फ आपको एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देगा बल्कि आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है. क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आता है तो ऐसे ही किसी एक लेक्चर की ज़रूरत होती है जिसमें सारे कीवर्ड्स इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री के फटाफट टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी के साथ आपको बता दिए जाएँ. तो ये लेक्चर उसलिए भी यूज़फुल होगा और आज तो यूज़फुल होगा ही क्योंकि हम अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं. तो एक बार आपको आइडिया तो लगे कि इस सब्जेक्ट में आप आगे पढ़ने क्या वाले हो. तो इस सब्जेक्ट में हम किसी भी टॉपिक में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मगर हाँ मोटा मोटा ओवरऑल सब कुछ आपको बता दूंगा कि क्या क्या आगे होने वाला और कैसे कैसे टाइमलाइन हुई, क्या क्या चीज़ें हुई. ठीक है. अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है. तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको ये तो पता है ना प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है. आप पीवाईक्यूज देखा होगा, आपने रिसर्च खुद किया होगा, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप इग्नोर नहीं कर सकते. लास्ट ईयर ऑल द मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े से कम आए थे, बट इट्स यूपीएससी पैटर्न कि लास्ट ईयर जिसका वेटेज कम था, इस साल देर आर वेरी हाई चांसेस कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा हो जाए. तो अलॉन्ग विद एंशियंट मेडिवल यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन योर मॉडर्न हिस्ट्री. तो यूपीएससी प्रीलिम्स में जाने से पहले कोई भी सब्जेक्ट है कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये छोड़ के चला जाऊंगा तो काम होगा, काम चल जाएगा. ठीक है. बिकॉज यू नेवर नो यूपीएससी में कब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर. अच्छा, एक चीज़ और कि जब जैसे ही ये लेक्चर शुरू होगा आपको एक कॉपी और पेन अपने साथ लेनी है और साथ साथ रनिंग नोट्स बनाने हैं. क्या बनाने हैं? रनिंग नोट्स बनाते रहने हैं. बिकॉज ये जो टाइमलाइन है इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी पर्सनालिटीज़, ठीक है, बहुत सारे की टर्म्स बताता चलूँगा जो कि आपको याद होने चाहिए. और अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे ना हैंड रिटन, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे साथ साथ ही बनाते चलो फटाफट, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं पढ़ाऊँगा. तो साथ साथ आप बनाते रहो ताकि आपका एक अच्छा खासा ना मॉडर्न हिस्ट्री की समरी तैयार रहे आपके पास. 3-4 पेजेस में बन जाएगी और फटाफट आप उसको जब मन करे रिवाइज़ कर लेना. ठीक है. उसमें ही ऐड करते रहना फर्दर पॉइंट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ 1453 से. 1453 में ऐसा क्या हुआ? 1453 में हुआ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन फ्रंट ऑफ ओटोमन एम्पायर. ठीक है. ओटोमन एम्पायर के सामने कॉन्स्टेंटिनोपल की हार हो गई और ओटोमन एम्पायर ने इस तरफ ईस्ट में जाने वाले सारे रूट्स को ब्लॉक कर दिया. क्या कर दिया? सारे रूट्स को ब्लॉक कर दिया. चाहे मेडिटेरेनियन सी हो या इंटायर सिल्क रूट था ना, सिल्क रूट, वो सब ब्लॉक हो गया यूरोपियंस के लिए. तो यूरोप में उस वक्त रेनेसां भी आया हुआ था. तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम शिप बिल्डिंग पे, नेविगेशन पे इन्वेस्ट करें. ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें और कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा जाए टू कम्पीट विद द सिल्क रूट. ठीक है. सिल्क रूट का कोई तो अल्टरनेटिव होगा. तो इन्होंने कम्पीट करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने शुरू किए ईस्ट में जाने के लिए. फाइनली 1498 में वास्को डी गामा ने एक रूट ढूंढ लिया. अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से होते होते वो इंडिया तक पहुंच गया. ठीक है. तो इस तरह से 1498 में एंट्री हुई पोर्टुगीज़ की. ठीक है. पोर्टुगीज़ की इंडिया में एंट्री हुई. सबसे पहले वास्को ड गामा आया. कहाँ पे आए? कलिकट में. कलिकट मालाबार कोस्ट पे है, वहाँ पे वास्को ड गामा जी आए. ठीक है. तो इस तरह से पोर्टुगीज़ इंडिया में आए. अब पोर्टुगीज़ की डिटेल्स क्या थी और कौन कौन आया था, ये सब अपने डिटेल लेक्चर में पकड़ेंगे. फिलहाल आप एक ओवरव्यू लेते जाओ. ठीक है. पोर्टुगीज़ के बाद 1595 में डच आए. डच कहाँ पे आए? पुलिकट में आए. ठीक है. 1608 में कौन आया? ब्रिटिशर्स आए. ब्रिटिशर्स आए कहाँ पे आए? जहांगीर के कोर्ट में, सूरत में. ठीक है. 1608 में आए ये सूरत में और जहांगीर के कोर्ट में गए. ठीक है. कौन गया था? विलियम हॉकिंस गए थे जहांगीर के कोर्ट में. ठीक है. फिर 1613 में क्या हुआ? 1613 में जहांगीर ने इनको एक फरमान दे दिया कि आप कहीं भी फैक्ट्री बना सकते हो सूरत में. ठीक है. अच्छा, ये फैक्ट्री का मतलब क्या है? ये लोग आके फैक्ट्री क्या बनाते थे? फैक्ट्री का मतलब ये है कि जो ट्रेड कर रहे थे ना कोस्टल एरिया से ये सामान ले जा रहे थे यूरोप में. ठीक है. तो यहाँ ट्रेड करने के लिए इनको जो गुड्स खरीदे हैं उनको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, वहाँ से शिप आएगी ले जाएगी. तो ये जो फैक्ट्रीज होती थी ये एक्चुअली कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होती थी, ये एक तरह के स्टोर हाउस होते थे. तो इसमें ये लोग अपना सामान रख देते थे. ठीक है. और फिर ऐसे ही शुरू हुई कहानी. ये पहले फैक्ट्री बनाने लग गए कोस्ट पे कि हमारे गुड्स हैं, यहाँ पे इंग्लिश बना रहे हैं, यहाँ पे पोर्टुगीज़ बना रहे हैं. ठीक है. फिर इनमें आपस में राइवलरीज भी होती थी. तो इसलिए फैक्ट्रीज़ में आपस में जो राइवलरीज होती थी, इस वजह से इन्होंने फैक्ट्री के आसपास फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया.
अब फोर्टिफिकेशन करना जब शुरू किया तो यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे इनको प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है, इनको प्रॉब्लम होने लग गई कि ये क्या भाई, हमारे एरिया में तुम क्या फोर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हो। और यहीं तक नहीं रुके, जब फोर्टिफिकेशन से बात नहीं बनी तो इसके आसपास ही अपने लोगों को लाके बसाना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट भी हो जाए हमारा, ताकि कोई आने से पहले 4 बार सोचे। तो इस तरह से धीरे धीरे ना ये कॉलोनीज एक्सपेंड होने लग गई, ये जो सेटलमेंट था ये एक्सपेंड होने लग गया। तो लोकल रूलर्स से भी इनके स्क्रिमिशेस शुरू हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जो प्रॉपर टेट था वो पॉलिटिक्स में ऐसे ही बदलता है। तो देखा, जहाँ पे इकोनॉमी होगी वहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फैक्ट्री वाज नॉट सम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट वाज जस्ट अ स्टोर हाउस जो धीरे धीरे एक पॉलिटिक्स में बदलता चला गया। तो सबसे पहली फैक्ट्री जो खोली थी ब्रिटिशर्स ने वो सूरत में, जहांगीर का फरमान मिलने के बाद, ठीक है। 1680 में जो थॉमस रो आए जहांगीर के कोर्ट में, तो इन्हें जो है परमिशन मिली मल्टीपल फैक्ट्रीज खोलने की। इन्हें क्या परमिशन मिली, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट फैक्ट्रीज खोलने की, परमिशन इनको मिल गई। किसको, थॉमस रो को। फिर इस तरह से 1660 में डैनिश आ गए, डैनिश लोग आ गए, ठीक है। ये कहाँ पे आए थे, ये ट्रांक्वेबोर में आए थे। कहाँ आए थे, ट्रांक्वेबोर में आए थे, तमिलनाडु में, ठीक है, 1616 में, ओके। इनका हो गया। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है, 1664 में आ गए फ्रेंच आ गए, ठीक है। फ्रेंच सबसे पहले पौंडीचेरी में आए, ओके। तो आप अभी भी पौंडीचेरी जाओगे तो वहाँ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर दिखेगा, क्योंकि फ्रेंच वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक थे और वो फ्रेंच की अच्छी खासी कॉलोनी थी, ठीक है। तो ये 1664 में फ्रेंच आ गए। तो इस तरह से देखा आपने क्या हुआ। तो ये जितने भी लोग आए हैं, ये जितने भी थे, इनको बोला जाता है यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है। क्या थे ये, यूरोपियन ट्रेडर्स बन के इंडिया में आए थे, यूरोपियन ट्रेडर्स। फिर इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, लोकल लीडर्स से लड़ाइयाँ शुरू हुई इनकी, और ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई सारे इंडिया के कोस्टल एरियाज पे। अच्छा, ये लोग आते किस लिए थे, ये लोग आते थे 3 चीज़ों का ट्रेड करने, कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस, ठीक है। कॉटन और सिल्क की डिमांड तो आपको पता है कि लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉटन होता था, बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता था। स्पाइसेस इतना क्यों ले जाते थे, बिकॉज उस टाइम यूरोप में सर्दियाँ होती थी, वहाँ रेफ्रिजरेटर तो होता नहीं था, ठीक है। तो ये लोग मीट को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे। और यहाँ से स्पाइसेस जब ले जाते थे वहाँ इतनी डिमांड थी कि स्पाइसेस में इनको बहुत प्रॉफिट होता था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर था नहीं, और मीट कोई स्पाइसेस में मैरिनेट कर दो तो बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। तो इसलिए स्पाइसेस की बहुत डिमांड थी यूरोप में, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। जब वास्को डी वहाँ पहली बार आया था ना, और यहाँ से स्पाइसेस वगैरह ले गया था, तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। तभी वो भाग के दोबारा आया था और उसने यहाँ पे जैमोरिन से परमिशन लेके अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करी थी। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। खैर, अभी मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही बता दी। इस तरह से यूरोपियन आते थे। यूरोपियन के आने का मेनली 3 रीज़न था। 3G बोलते हैं इसको, 3G मतलब गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, ठीक है। गोल्ड मतलब मान लो प्रॉफिट मोटिव से आते थे ना, प्रॉफिट कमाने आते थे। ग्लोरी मतलब इनको एक्सपेंड करके अपनी ग्लोरी बढ़ानी थी, जो ओटोमन से हारे हैं तो इनकी ग्लोरिफिकेशन में कमी तो आई थी, तो एक्सपेंड करके अपने ग्लोरिफिकेशन को बढ़ाना था। बोला ना, सिल्क रूट का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। गॉड मतलब ये क्रिश्चियन मिशनरीज को भेज के अपना रिलीजन रिस्पेक्ट करना चाहते थे। तो ये 3G याद रखना, 3G बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से मोटा मोटा आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यूरोपियन ट्रेडर्स क्यों आए, कब आए, और इनके आने की क्रोनोलॉजी क्या थी। कई बार तो सिंपली क्रोनोलॉजी ही पूछ लेता है, तो इसको इस सेंस में याद। अच्छा, 1664 तक देख लिया हमने, फ्रेंच के अराइवल तक। उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ वो 1707 में हुआ, औरंगजेब की डेथ के साथ, ठीक है। औरंगजेब की जब डेथ हुई तो उसके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक सक्सेसर्स कहलाते हैं, ठीक है। बहुत वीक सक्सेसर्स थे, जो कि औरंगजेब इतना ही पावरफुल था, उस पावर को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। चाहे वो बहादुर शाह हो, ठीक है, बहादुर शाह हो या फारूक सियार हो, ठीक है, या इनके बाद जहांदार शाह आया था। ऐसे टोटल 12 इनके 12 सक्सेसर्स थे, और उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे औरंगजेब की डेथ के बाद रीजनल किंगडम्स का राइज होने लगा। क्या होने लगा, रीजनल किंगडम्स का राइज होने लगा, ओके। रीजनल किंगडम्स का राइज होने लगा। रीजनल किंगडम्स कहाँ कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है, अवध में, ओके, हैदराबाद में। यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट किए थे ना इन्होंने, मुगल्स ने, वो सब इंडिपेंडेंट रूलर्स घोषित करने लगे खुद को, और अपने खुद के ओन स्मॉल किंगडम्स बनाने लग गए, ठीक है। अपने अपने स्मॉल किंगडम्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। तो इसमें से कुछ जान लेते हैं हम। जैसे बंगाल में कौन था नवाब, सबसे पहला नवाब बंगाल का था मुर्शीद कुली खान, ठीक है। इनके ना इंपॉर्टेंट नवाब्स के नाम आपको रटे होने चाहिए हमेशा, 3, जैसे 3 के बता दे रहा हूँ आपको। मुर्शीद कुली खान सबसे पहला था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अलीवर्दी खान बहुत इंपॉर्टेंट था बंगाल में, ठीक है, अलीवर्दी खान। और कौन इंपॉर्टेंट था, सिराजुद्दौला जिसने बैटल ऑफ
प्लासी में लड़ाई की थी ना रॉबर्ट क्लाइव से, वो सिराजुद्दौला। तो इन तीनों नवाब के नाम आपको बंगाल में पता होने चाहिए। और बाकी अवध की बात करें तो अवध में सादत खान वॉज द फर्स्ट नवाब, ठीक है, सादत खान इंपॉर्टेंट नवाब है। और लास्ट कौन था इनका? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह वॉज लास्ट नवाब ऑफ अवध, ठीक है। और बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद में भी इंडिपेंडेंट किंगडम का राइज हो गया, किसके अंदर? चिन क्विलिच खां के अंदर, ठीक है, चिन क्विलिच खान के अंदर, ओके। इनका नाम निज़ामुल मुल्क भी इनको बोलते हैं, निज़ामुल मुल्क, ओके। हैदराबाद में ये हो गया। तो हमने देखा कैसे अलग अलग हैदराबाद, बंगाल, अवध में अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स अपना अपना नवाब बन गए और वहाँ पे रूल करने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुग़ल ऑटोनॉमी उतनी रही नहीं, रूलर्स जो हैं वो बहुत वीक थे, ठीक है। इसी सब के बीच 1717 में फ़ारूक सियार ने गजब ही कर दिया। उन्होंने क्या किया? फरमान दे दिया। फरमान दे दिया किसको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को इन्होंने बोला कि यू कैन ट्रेड फ्रीली, यू कैन ट्रेड फ्रीली इन बंगाल, ठीक है। ये बोल दिया कि आप बंगाल में कहीं भी फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, हमें बस 3,000 रुपये सालाना दे देना, एनुअली हमें 3,000 रुपये दे देना, और आप कहीं भी फ्रीली ट्रेड करो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है, बंगाल में। यही तो चाहिए था। अब रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, उनको लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, जो भी गवर्नर था उस टाइम बंगाल का, उसको लगा अरे वाह अब तो हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मिसयूज़ करना शुरू किया इस राइट को। ये जो मिला है ना इनको फ्री ट्रेड, इनको दस्तक मिली थी, परमिशन का पास था, उसका मिसयूज़ करने लगे ये लोग, ठीक है। तो बंगाल के जो नवाब वगैरह थे उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, कहीं हमें टैक्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, टैक्स पे नहीं कर रहे हो आप ब्रिटिशर्स, और फोर्टिफिकेशन करवाते जा रहे हो पूरे बंगाल में, ठीक है। क्योंकि फ़ारूक शियार, वो कह रहे हैं हमें फ़ारूक शियार ने परमिशन दी है, तो बंगाल के नवाब कह रहे हैं कि फ़ारूक शियार तो भाई मुगल एम्परर हैं, आप हमारे एरिया में, हम तो नवाब हैं यहाँ के, हमारे एरिया में हमें टैक्स पे किए बिना फोर्टिफिकेशन करवाते चले जा रहे हो और हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ती गई 1757 में। और फाइनली सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला, उनके और रॉबर्ट क्लाइव के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ये 1757 में हुआ, प्लासी का युद्ध, ठीक है। क्योंकि यही सब चीज़ें थी, रीज़न इसका यही था कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो, टैक्स नहीं पे कर रहे हो और फोर्टिफिकेशन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध वैसे सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव जीत नहीं पाते, मगर इन्होंने मीर जाफ़र जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला की आर्मी का, इसे सेटिंग कर ली थी और इसको बोला कि हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का, आप हमारा सपोर्ट करो। तो ये आधी आर्मी लेके भाग गया वॉर से, तो इस वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो इन्होंने मीर जाफ़र को पपेट नवाब बना भी दिया बंगाल का, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्या बना दिया? पपेट नवाब, ठीक है, पपेट नवाब बना दिया। तो फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने कहा अब तो ये हमारा आदमी है, हमें कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं, चलो अच्छा है, ठीक है, अब ये रहेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि मीर जाफ़र जो है अब इनका हमेशा सपोर्ट करेगा। बट मीर जाफ़र था तो नवाब ही, ठीक है, उसको अपने लोगों की नज़र में बेसिक डिग्निटी तो अपनी बना के रखनी है ना, बिल्कुल ही तो सबमिसिव नहीं हो जाएगा ना वो, क्योंकि लोगों की नज़र में तो वही उनका नवाब है। तो एक बेसिक डिग्निटी मेंटेन करने के चक्कर में उनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी ब्रिटिशर्स की, जो मिसयूज़ चल रहा है दस्तक का और जो मनमाने तरीके से ब्रिटिशर्स एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं पूरे बंगाल में, वो चीज़ें मीर जाफ़र को ही पसंद नहीं आई। और फाइनली रॉबर्ट क्लाइव को लगा, रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन में जाके ये बात बोली कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब वक्त आ गया है जब हमें खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा, इन सब से काम नहीं चलेगा, इन सबको हराना पड़ेगा और हमें खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने मीर जाफ़र को हटाया, मीर कासिम को रखा, ठीक है, मीर कासिम को पपेट नवाब बनाया। कब बनाया? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफ़र को हराया और मीर कासिम को बना दिया क्या? पपेट नवाब, ठीक है, मीर कासिम को, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के बीच में हुई थी बैटल ऑफ वेदारा। बैटल ऑफ वेदारा से इन्होंने डच को लगा दिया, ठीक है, देख रहे हो, डच जो कंपनी आई थी ना उसको इन्होंने बोल दिया इंडोनेशिया में ट्रीट करो, हमारे इंडिया में आप इंटरफेयर मत करो, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉर, जिसको थर्ड कर्नाटिक वॉर भी बोलते हैं, थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर से क्या हुआ? इन्होंने फ्रेंच की पावर को एकदम वीक कर दिया, ठीक है, फ्रेंच बहुत ज़्यादा वीक हो गए इंडिया में। बक्सर के बाद इन्होंने मुगल एम्परर को वीक कर दिया बिल्कुल, मतलब नवाब वगैरह सबसे जीत कर ली और ब्रिटिश का यहाँ से एक्सपेंशन शुरू हो गया, ठीक है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इन्होंने ये जो हैदर अली वगैरह, टीपू सुल्तान मैसूर के किंगडम को बिल्कुल वीक कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये थर्ड एंग्लो मराठा और 1818 में, इसमें क्या हुआ? मराठास को बिल्कुल वीक कर दिया। तो ये जो कुछ मेजर इवेंट्स है ना, ये फरमान ऑफ फारूक सियार से लेके प्लासी, बेदारा, वांडी वॉश, बक्सर, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार,
ये सारे ऐसे की इवेंट्स हैं जिनके थ्रू ब्रिटिश स्ट्रांग होते चले गए। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश स्ट्रांग, यहाँ से मराठा को हमेशा के लिए मिटा दिया, मैसूर को मिटा दिया, मुगल्स एंड नवाब्स को मिटा दिया, वांडी वॉश में फ्रेंच को मिटा दिया, बेदारा में डच को मिटा दिया, प्लासी में इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और फरमान और फारूक सियार से इनको फरमान मिल ही गया था। ठीक है, अच्छा बक्सर के बाद एक और चीज़ हुई। बक्सर के बाद एक और चीज़ क्या हुई कि जो बक्सर का युद्ध इतनी बुरी तरह हारे थे ये लोग कि जो एम्परर शाह आलम सेकंड थे ना, शाह आलम टू, जो मुग़ल एम्परर थे, इन्होंने एक गजब चीज़ की कि इन्हें दीवानी राइट्स दे दिए। दीवानी राइट्स ना सिर्फ बंगाल के दिए बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह के दीवानी राइट्स दे दिए ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब दीवानी राइट्स समझ रहे हो आप। अभी तक क्या होता था कि ये जो नवाब वगैरह थे ये इनको मना करते थे, हमें टैक्स पे करो तब ट्रेड करो, ठीक है, आप फोर्टिफाई मत करो। अब दीवानी राइट्स के साथ क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ये राइट ही मिल गया कि आप ही इन तीनों एरियाज़ के टैक्स कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब इनको इंग्लैंड से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, या सामान खरीदने के लिए। ये लोग यहीं से अपना क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे और यहीं से सामान खरीदेंगे, यहीं से गुड्स बाई करेंगे और इंग्लैंड भेजेंगे। वहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भी इन्हीं का होगा। तो इस कहा जाता है कि इस दीवानी राइट्स के बाद ये जो शाह आलम सेकंड के दीवानी राइट्स जो मिल गए थे इनको, इसके बाद ही ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल लूट चालू हो गई थी। समझ रहे हो ना कैसे चालू हो गई ऑफिशियल लूट। चालू ऐसे हो गई कि दीवानी राइट्स मिल गए, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का इनको मौका मिल गया। अब 3 एरियाज से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, उन्हीं टैक्स के पैसों से आप गुड्स खरीद रहे हो हमारे ही देश से। हमारे देश का गुड्स आप बाहर बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो और प्रॉफिट कमा के भी खुद ही रख रहे हो, तो आपको बाहर से तो पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा प्रॉफिट भी यहीं और यहीं के गुड्स, यहाँ से गुड्स सिर्फ आप भेजे जा रहे हो। तो ये कहा जाता है लूट जो शुरू हुई जो दीवानी राइट्स मिलने के बाद शुरू हुई। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा। उसके बाद मराठास को हराने के बाद ब्रिटिश सिंगल मोस्ट पावरफुल पावर बचे थे इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने फटाफट एंग्लो अफगान वॉर किया नॉर्थ वेस्ट में, सिंध को कैप्चर किया 1843 में, 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स के थ्रू पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने फटाफट एक्सपेंशन शुरू किया एंटायर इंडिया में। ठीक है, ये सिर्फ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तक सीमित नहीं रही, ये नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में भी पूरा एक्सपेंशन हो गया। मतलब एंटायर इंडिया में ब्रिटिश का कब्जा हो चुका था ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स के बाद में। तो यहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई क्योंकि बीच में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी ले आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले आया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले आए बीच में 1840s में। तो क्या हुआ, इसके तहत ये किसी को भी बोल दिया इन्होंने कि अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं होगा, ठीक है, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो बच्चा या आपका कोई संतान नहीं है, तो आपकी टेरिटरी ब्रिटिश संभालेगी। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी कुछ किंगडम्स को, जैसे झांसी वगैरह को बहुत बुरी लगी, और इन्होंने कई सारे स्टेट्स को ऐसे ही अपने कब्जे में कर लिया। इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इन सब के चलते और जो इंटरनल अफेयर्स में ये सप्रेशन कर रहे थे उन सब का गुस्सा फटा और 1857 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो गया पूरे देश में। ठीक है, अब 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे कोर्स में। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए 1857 में रिवॉल्ट हुआ। और फिर क्या हुआ, 1857 के रिवॉल्ट के बाद कुछ चेंजेस किए ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए और कुछ लोग बाहर से पढ़ के भी आ गए, तब तक बाहर पढ़ने चले गए, वो वापस आने लगे इंडिया। तो इंडिया में क्या हुआ ना कि एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। इस दौरान क्या हुआ, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ 1857 के रिवॉल्ट के बाद कि हम लड़ सकते हैं और हम चाहें तो जीत भी सकते हैं यूनाइट हो तो। उसी बीच में कुछ सालों बाद 1871 का सेंसस करवा दिया। अब सेंसस में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स लोगों से पूछ रहे हैं आपका कास्ट क्या है, ठीक है, आपका रिलीजन क्या है, ओके, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो लोगों को लगा अरे ये तो हम लोगों के, मतलब अभी तक तो ये सिर्फ किंग और उन लोगों से डील कर रहे थे, नवाब से डील कर रहे थे, अभी डायरेक्टली लोगों पे ही अपना राज करना चाह रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया पे ही अपना राज कर रहे हैं। हम तुम्हारा कास्ट पूछ रहे हैं, रिलीजन पूछ रहे हैं, ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या इंटेंशन क्या है आपका। तो लोगों को लगा कि अब ये हमारी पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो एजुकेटेड क्लास था, इलीट क्लास था, उसके अंदर लगा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हुए। जैसे 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया सर सैयद अहमद खान ने। किसने बनाया, सर सैयद अहमद खान ने बनाया। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना। ठीक है, 1884 में मद्रास महाजन सभा और ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी 1885 में। फिर 1885 में फाइनली जाके ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, और 1885 में फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है कब, 1885 में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली था क्या, ये एक्चुअली बस इनके 3 पी थे। ठीक है, प्रेयर, पेटिशन
प्ली, ठीक है। ये ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करेंगे आप यहाँ रिफॉर्म कर दो, यहाँ रिफॉर्म कर दो, ये चीज़ें हमारी मान लो, रिक्वेस्ट करते थे मेनली कि आप ऐसे मत करो, ठीक है। कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा एक सही रही, इस वजह से एक ग्रुप बना के अपना एक कांग्रेस फॉर्म कर ली कि हम ब्रिटिशर्स को फोर्स करेंगे अच्छी पॉलिसीज़ लाने के लिए जो कि इंडिया के हित में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई और इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया। बाकी इसका बहुत सा बैकग्राउंड है जो मैं आपको अपने डिटेल लेक्चर में बताऊँगा। उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ वो 1905 में हुआ, ठीक है। 1905 में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने अनाउंस किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों अनाउंस किया? डिवाइड एंड रूल के चक्कर में, क्योंकि इनको लगा कि ये कांग्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिटी आ रही है इंडिया में, लोग अवेयर हो रहे हैं पॉलिटिकली, तो उनको डिवाइड करने के लिए कोई नेशनल मूवमेंट ना खड़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने का फैसला लिया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो हैं, क्योंकि बंगाल के डिवीज़न के पार्टीशन के सपोर्ट में थे मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया कि बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए। और इसी वजह से 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। कहाँ पे? डेक्का में, ठीक है। कब हुआ था फॉर्मेशन? 30 दिसंबर 1906 में। किसका फॉर्मेशन हुआ? मुस्लिम लीग का, ओके। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया और 1907 में सूरत स्प्लिट हो गई कांग्रेस में। सूरत स्प्लिट क्या हो गई? मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट हुई थी, ये हुई क्यों थी? मॉडरेट चाह रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल ये ना कहें कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम बस इतना रखें कि हमारी बातें मान लो और पार्टीशन मत करो और थोड़ा ढंग से रहो, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का था नहीं, यही मौका, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, हमें जो है पूर्ण स्वराज मांग लेना चाहिए ब्रिटिशर्स से। तो इस वजह से ये जो मॉडरेट्स थे ना और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में कांग्रेस में ही स्प्लिट हो गई। ये कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गई, ठीक है। तो अगर बताऊँ मैं आपको मॉडरेट्स कौन कौन थे, तो मॉडरेट्स एस.एन. बनर्जी, ठीक है, एस.एन. बनर्जी थे, और गोखले थे, जी.के. गोखले, ओके। और कौन कौन था? फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता भी मॉडरेट्स थे ना, फिरोज शाह मेहता। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो आगे चल के मुस्लिम लीग के इतने बड़े लीडर बने, वो उस वक्त इन लोग का सपोर्ट ना करके कांग्रेस के मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त इनका विरोध किया कि आप लोग क्या मुस्लिम लीग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना मॉडरेट्स के साथ मिले थे कि नहीं, ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट वगैरह करना ही ठीक है, कि ज़्यादा मत आप लोग मत परेशान करिए हमें। उधर एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट में थे फेमस, आपको पता ही है, लाल, बाल, पाल, ये तीनों थे, ठीक है। और बिंदो घोष थे, अश्विनी कुमार थे, ठीक है, अश्विनी कुमार। तो ये लोग क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। इस वजह से आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर अगला मेजर इवेंट हुआ 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए और उसमें कहा गया कि हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहा जाता है, यही जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बना उसकी बीज यहीं से रखी गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कैसे आपने प्रोवाइड करवा दिया मुस्लिम्स को। तो मॉर्ले मिंटो का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बोला जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये हुआ। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद 1911 में जब किंग जॉर्ज V इंडिया आए, कौन आया? किंग जॉर्ज V, ठीक है, इंडिया आए, तो क्या हुआ, वहाँ पे दिल्ली दरबार लगा और वहाँ पे कहा गया कि बंगाल का पार्टीशन को हम जो फैसला लिया था उसको एनल करते हैं, मतलब बंगाल का पार्टीशन अब नहीं होगा। ब्रिटिश ने अपना फैसला वापस ले लिया और 1911 में ही दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया गया, शिफ्ट हो गई कैपिटल, बंगाल से कलकत्ता हो गई, ठीक, सॉरी, दिल्ली हो गई कैपिटल, ओके। अच्छा, 1914 में तिलक वापस आ गया जेल से। तिलक को बताया था ना, मांडले नहीं बताया था वैसे, मांडले जेल भेज दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे, ठीक है। तो उनको वापस भेजा गया 1914 में। और 1914 में ही वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया, ओके। वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसमें आपको याद है सूरत स्प्लिट हुई थी, तो इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है एक साथ वापस आ गए, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी जो थोड़ा सा फैक्शंस क्रिएट हुआ था, वो भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ मर्ज हो गए, ठीक है। मतलब हम साथ मिलके काम करेंगे और ब्रिटिशर्स अपनी बात मनवाएंगे, ऐसी डील हो गई, ये सब एक साथ आ गए। और इसमें कहा जाता है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था मुस्लिम्स और हिंदूज़ को साथ लाने का, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो इसको देख के सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को बोल दिया था कि ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। किसको बोला? हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर सरोजनी नायडू ने बोला मोहम्मद अली जिन्ना को, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना, लखनऊ पैक्ट के बाद ही बोला था वो, ठीक है। और उसके बाद तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग भी स्टार्ट करी, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए रिगार्डिंग सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑल। तो ये होम रूल लीग शुरू हुई तिलक ने और एनी बेसेंट ने। किसने की? तिलक की अलग थी और एनी बेसेंट की अलग थी, ओके। तो ये चीज़ें याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट था 1916 का। उसके बाद क्या हुआ कि 1918 में
ये 1914 में वर्ल्ड शुरू था, 1918 में वर्ल्ड ख़त्म हो गया, एंडेड, ठीक है, 1918 में। तो ये हमारा बेसिक फर्स्ट फेज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है। यहाँ से इसके बाद शुरू कर देंगे हम अपना ये वाला फेज़, जहाँ से गांधी जी आ गए इंडिया में, ओके। गांधी जी जब आ गए तो गांधी जी कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। और आते ही इन्होंने 1-2 साल पहले पूरी कंट्री का दौरा किया और देखा क्या चल रहा है। और ये अपना ये गुरु किसको मानते थे, जीके गोखले को, जीके गोखले को अपना मेंटर मानते थे गांधी जी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना मेंटर मानते थे, जो ये बोलते थे वही करते थे। तो धीरे धीरे इनको जो है 1917-18 तक इन्होंने क्या किया, चंपारण, अहमदा, खेड़ा ये सब करना शुरू किया, सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक वगैरह शुरू की इन्होंने अपनी, ठीक है, 1917-18 में। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। फिलहाल आप जान लीजिए मोटा मोटा कि 1917-18 से गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे। जगह जगह से इन्विटेशन आते थे कि आप आइए यहाँ सत्याग्रह करिए, हमें ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से लोग इनको बुलाने लगे और इन्होंने अपना परचम लहराना इन जगहों पे शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 1919 में क्या हुआ, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाने की बात हुई, ठीक है। मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात हुई। तो इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं मानते आपका ये जो आप रिफॉर्म्स लाने की बात करें इंडिया में, आप कहते हो रिफॉर्म है बट एक्चुअली रिफॉर्म नहीं है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। इस वजह से बहुत लोग नाराज़ हो गए और बोला कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते, ये सब रिफॉर्म्स हमें नहीं चाहिए। तो इसी के इस एक्ट के तहत ये क्या किया, रोलैक्ट एक्ट ले आए ब्रिटिशर्स। बोला कि अगर कोई ज़्यादा विरोध करेगा तो हमारे पास पावर है, हम किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, पावर टू अरेस्ट एनीवन, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल। समझो कितनी बड़ी बात है, कोई ट्रायल भी नहीं होगा, अरेस्ट करके आपको रखे रहेंगे। तो ये चीज़ हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने मेरा रोलैक्ट एक्ट। ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, लोगों ने कहा इसके खिलाफ तो भाई सत्याग्रह होगा। अच्छा, जो लोग कांग्रेस के लोगों ने मॉन्टेगू के केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को मना किया था ना, उसी कांग्रेस के लोगों में कुछ लोग थे जो कह रहे थे नहीं ये रिफॉर्म्स अच्छे हैं, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अच्छे हैं। वो लोग कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके सपोर्ट में थे 1990 के रिफॉर्म्स के। और तेज बहादुर सप्रू भी सपोर्ट में थे, ओके। और कौन था, इन लोगों ने क्या किया कि अपना एक नया वो बना लिया कांग्रेस से निकल करके, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन फेडरेशन, ठीक है, लिबरल फेडरेशन। किसने बनाया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू ने, क्योंकि इनको मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बहुत पसंद आए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने अपना वो बना लिया अलग से फेडरेशन। तो ये भी याद रखना कि 1919 में ये भी बना था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। किसने बनाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू ने, ओके। साथ ही साथ रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ इतना एक्सट्रीम और हार्श एक्ट था, इसके खिलाफ ये मार्च में आया था, मार्च 1919 में। अप्रैल 1919 में क्या हुआ, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हो गया। इसी को डिस्कस करने के लिए लोग ऐसे ही, बैसाखी का दिन था, मिले थे एक बाग में, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उन्होंने गोली चला दी। ये सब आपको पता ही होगा। तो जलियांवाला बाग में जो हुआ वो ट्रेजेडी हो गई। उसके बाद शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट का सहारा मिल गया, तो मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा साथ आ गए। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इसी मूवमेंट में था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन किस में था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि इसमें खिलाफत मूवमेंट की डिमांड को भी गांधी जी ने अपने मूवमेंट में इंक्लूड कर लिया था। मगर फिर क्या हुआ कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। इसमें कुछ इंडियंस ने पुलिस चौकी को जला दिया, चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो 1922 में जब चौरी चौरा हो गया तो गांधी जी ने कहा हमें वायलेंस की बात तो की नहीं थी, आप लोगों ने वायलेंस कैसे कर दिया। तो इस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया गांधी जी ने। कब कर लिया, फरवरी 1922 में, ओके। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलते हैं टाइमलाइन में, तो 1926 में बरदोली सत्याग्रह हुआ गुजरात में, ठीक है। यहीं पे जो है गुजरात की औरतों ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सत्याग्रह में। तो यहीं पे बरदौली की कुछ वुमेन ने आके इनको सरदार का टाइटल दिया था। ऑल्दो ये टाइटल वैसे गांधी जी ने दिया था सरदार जी को, बट वहाँ की औरतों ने भी इनको सरदार बोला था, ठीक है। अब आते हैं 1927 में, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन वही 1919 का जो एक्ट आया था ना, उसको रिव्यू करने के लिए आया था कि हम अब 10 साल बाद नया एक्ट लाना है तो रिव्यू करते हैं इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली चल कैसा रहा है, हो क्या रहा है इंडिया में। उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे चल के वहाँ इंडियन से। और उसमें जो है इन्होंने क्या किया, गलती क्या कर दी कि नो इंडियन मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर लिया ही नहीं, ठीक है। कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होगा इसमें, ऑल वाइट कमीशन था ये। इसी के खिलाफ, इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। या आप ऐसे कैसे हमारे देश का बारे में आप रिफॉर्म करने जा रहे हो और आपके काउंसिल में कोई इंडियन ही नहीं है, नो इंडियंस एट ऑल, तो ये कैसे कर सकते हो। तो ये जो ऑल वाइट कमीशन था इसके खिलाफ इसका बहुत विद्रोह हुआ।
तो लॉर्ड बिरकनहेड ने चैलेंज किया इनको, इंडियंस को, कि आप लोग काबिल भी हो। किसने चैलेंज किया? लॉर्ड बिरकनहेड। आप लोग काबिल ही नहीं हो कि आपको इंक्लूड किया जाए, आप में दम है तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। ठीक है, चैलेंज कर दिया। उसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई और बोला ये देखो, ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए। उसमें अपनी अपनी डिमांड रखी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए और सब कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारी चीज़ें उसमें रखी। और जिन्ना ने भी उसमें अपने 14 पॉइंट्स बोले ये भी ऐड करो। उसमें मुस्लिम्स को लेके कुछ पॉइंट्स थे कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी थी। ठीक है, 14 पॉइंट्स जिन्ना के भी थे। और उसी टाइम पे याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट दे दी, मतलब लॉर्ड बिरकनहेड को जवाब के तौर पे ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या दिया ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते इस वजह से। तो ये सब हुआ। उसी बीच में क्या हुआ, उसी ईयर में 1928 में ही इंडिपेंडेंस लीग बनाई। किसने बनाई? एस श्रीनिवास अयंगर ने इंडिपेंडेंस लीग बनाई, एस श्रीनिवास अयंगर ने। और इसके मेंबर पता है कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस, ये सब इसके सेक्रेटरी थे। क्या थे? सेक्रेटरी थे। किसके? इंडिपेंडेंस लीग के। किसने बनाई थी? श्रीनिवास अयंगर ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते चल रहे हो ना, सब कुछ नोट करते चलना। ओके, अभी बात करते हैं उसके बाद 1929 में ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आप हमारी बात मान नहीं रहे हो। ठीक है, और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हो गया कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, कहाँ पास हो गया? लाहौर में। ओके, लाहौर सेशन था कांग्रेस का, वहाँ पे बोला कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिशर्स से, अब बहुत देर हो चुकी। ठीक है, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। डांडी मार्च शुरू हो गया। डांडी मार्च कब से कब तक चला? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए थे डांडी पे। और वहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक कर दिया? सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, वहाँ नमक बना दिया समुद्र के किनारे बैठ के खुद ही, तो कानून को तोड़ दिया। तो वही डांडी मार्च होता है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला और जाके सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, तो इसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो ब्रिटिशर्स कुछ तो करेंगे ना। तो ब्रिटिशर्स ने कहा, आओ जरा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बात करो, हमसे क्या दिक्कत है आपको। फर्स्ट राउंड टेबल से कोई गया ही नहीं, कांग्रेस से मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, हमारा मूवमेंट चल रहा है, हम नहीं आएंगे। ठीक है, जब आपको पूर्ण स्वराज देने को बोला तो आप माने नहीं, आप क्या बोल रहे हो। तो 1931 में क्या हुआ कि गांधी जी को बुलाया इरविन ने और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट के तहत क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया 1931 में। ठीक है, विड्रॉ कर लिया गया। और लेकिन ये बात नहीं मानी गई कि भगत सिंह वगैरह को छोड़ दिया जाए। उन लोगों ने लाहौर में बीच में बम फेंक दिया था ना, कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी सामन कमीशन के प्रोटेस्ट के बाद, तो उसके चलते भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने बम फेंक दिया था असेंबली में। उसके लिए उनको सज़ा हो गई थी। ठीक है, और उनको फांसी की सज़ा हो गई इसी के लिए, जब गांधी इरविन पैक्ट ने बात नहीं मानी, इरविन ने बात नहीं मानी गांधी जी की, और एग्जीक्यूशन हो गया राज बहादुर, भगत सिंह और सुखदेव, RBS लिखा हुआ है, समझ जाना। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे इनवाइट किया इरविन ने इन लोगों को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी और कांग्रेस इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, और सरोजनी नायडू भी गई थी गांधी जी के साथ। ठीक है, कौन गई थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ तक हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉन हो गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद गांधी जी को लगा, अरे ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमारी कोई बात मान रहे नहीं है, बस सबको दिखाने के लिए हमें बुला लिया है कि येस वी आर हैविंग ग्रेट डिस्कशंस विद इंडियंस, वर्ल्ड को दिखाने के लिए बस बुला लिया। तो गांधी जी को लगा नहीं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर करके। तो इन्होंने वापस आए इंडिया और इन्होंने कहा नहीं, हम 1932 में अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च कर दिया। गांधी जी ने क्या किया? फिर से लॉन्च कर दिया, और इस बार ब्रूटली सप्रेस किया गया, इनका ब्रूटली सप्रेस किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और सबको जेल वेल में भेज दिया इन लोगों ने। फिर क्या हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें भी कोई नहीं गया। ठीक है, मतलब मेन कांग्रेस लीडर्स नहीं गए, कुछ लोग तो गए ही थे, बट मेन कांग्रेस लीडर और गांधी जी वगैरह थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो ये चीज़ें याद रखना कि गांधी जी सिर्फ एक में गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ओके, बाकी दोनों को बॉयकॉट किया था इन लोगों ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1932 में ही कम्युनल अवार्ड आ गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए बोला सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे। ये चीज़ गांधी जी को मंजूर नहीं थी। हमारे मतलब अब हिंदुओं में भी आप डिवाइड कर दोगे, अभी तक तो आपने 1909 में मुस्लिम्स को डिवाइड किया, अब हिंदू के अंदर भी आप फैक्शंस क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ें गांधी जी को मंजूर नहीं थी, हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, हम अपना मैनेज कर लेंगे। अम्बेडकर जी इस बात के खिलाफ थे, अम्बेडकर जी को मंजूर था वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो डिप्रेस्ड क्लास के हक की बात करते थे, हक की लड़ाई लड़ते थे, तो इसलिए उनको ये मंजूर था। फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। ठीक है, यरवदा जेल में गांधी जी थे उस समय, वहाँ पे उन्होंने फास्ट रख लिया, आमरण अनशन कर दिया कि हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा,
मैं यहीं आमरण अनशन करके मर जाऊँगा। तो फिर क्या हुआ कि पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। ओके, इस तरह से 1932 तक की जर्नी हमने देख ली। फिर 1934 में क्या हुआ, फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया 1934 में, और कांग्रेस ने डिसाइड किया, गांधी जी ने, कि अब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करते हैं कुछ साल और देखते हैं ब्रिटिशर्स पे कुछ असर पड़ा कि नहीं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने देख ली अपनी जर्नी। ओके, फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। क्या आया? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत कहा गया कि आप लोग जो हैं काउंसिल एंट्री कर सकते हो प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए 1937 में, और कांग्रेस ने कई सारी मिनिस्ट्रीज संभाली डिफरेंट प्रोविंसेस में। ठीक है, कांग्रेस ने क्या संभाली? कई सारी मिनिस्ट्रीज संभाली डिफरेंट प्रोविंसेस में, कांग्रेस की जीत हुई, और इसमें मुस्लिम लीग की बहुत जगह हार हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग कई जगह हारी थी, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। मुस्लिम लीग की कई जगह हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई, तो कांग्रेस ने कई जगह मिनिस्ट्री संभाल ली। लेकिन 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस के मिनिस्टर से या इन लोगों से पूछे, बोल दिया कि इंडियंस विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2, इंडियंस विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2। ये कैसे बोल दिया आपने बिना हमसे पूछे? तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने पूछा, बिना हमसे पूछे आपने कैसे कह दिया कि इंडियंस विल पार्टिसिपेट? तो कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज ने गुस्से में रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। ठीक है, तो मुस्लिम लोग बहुत खुश हुई, मुस्लिम लीग को लगा, अरे वाह, ये बहुत इलेक्शन जीत के हम तो मिनिस्टर बनने गए थे ना, देखो खुद ही रिज़ाइन करना पड़ गया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, 1939 को, उस दिन को बोला जिस दिन रिज़ाइन किया कांग्रेस ने, बोला कि ये डिलीवरेंस डे है, आज हमारा मकसद पूरा हुआ। ठीक है, अच्छा, डिलीवरेंस डे की बात 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक सेशन किया। कहाँ किया? लाहौर में। और वहाँ पे पहली बार ऑफिशियली डिमांड की एक इंडिपेंडेंट नेशन की मुस्लिम्स के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। ओके, पहली बार डिमांड किया किसने? मुस्लिम लीग ने। कहाँ पे? लाहौर सेशन में। इसको अनाउंस किसने किया था? फजलुल हक ने। ओके, और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के? ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में ही कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। पहले बताया था ना, पहले कांग्रेस के मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। 1920 में धीरे धीरे इनका अट्रैक्शन मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ने लगा और 1920 में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, और फाइनली देखो 1940 में ये कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स चाहिए। ओके, 1940 में ये भी हुआ। अच्छा, 1940 में ब्रिटिशर्स को लगा, अरे कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज ने तो रिज़ाइन कर दिया, लोग तो नाराज़ हैं, अब तो मतलब हमारे साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो कैसे काम चलेगा, बिना इंडियंस के हम कैसे जीत पाएंगे ये युद्ध। तो कुछ ऑफर देने शुरू किए इंडियंस को, ठीक है ये कर, ये ले लो, ये ले लो। इसके बाद से सीरीज़ ऑफ ऑफर्स आएंगे लाइन से। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। इसमें इंडियंस को बोला गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद। नहीं, ये भी नहीं बोला, बस डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको। ठीक है, उसकी कोई डेट नहीं बताई कब देंगे। ठीक है, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए बोल दिया कि बस हम आपको देंगे, हम डेट नहीं बता कब देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, अच्छा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? ये आप कई बार सुनोगे कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, अभी आगे आएगा ना ट्रिप्स मिशन, उसमें भी यही बोलेंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा स्टेटस मिलेगा आपके देश को जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे अपने लॉज बना सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ लॉज आप बनाओगे एक्सेप्ट तीन चीज़ों के, जो कि फॉरेन अफेयर, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, मतलब बेसिकली आप अपने इंटरनली आप सेल्फ गवर्नमेंट रहोगे, लेकिन एक्सटर्नली आपको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ये अलाउ नहीं करेंगे आपको। इंटरनली आप सेल्फ गवर्नमेंट रहोगे। इसका मतलब होता था डोमिनियन स्टेटस देंगे हम आपको, वो भी हम कब देंगे बता नहीं रहे। फिर नहीं, कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया, मतलब मना कर दिया ये मानने से, ये ऑफ़र मुस्लिम्स ने भी मना कर दिया। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, इसने बोला ठीक है हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, और जैसे देंगे, कब देंगे? तुरंत वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के तुरंत बाद दे देंगे डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि ये डिमांड बहुत पुरानी हो चुकी है, इट्स लाइक पोस्ट डेटेड चेक आप हमें दे रहे हो। ठीक है, ये तो हमने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास होने से बाद पहले ही डिमांड करी थी ना, तब देते 1929 में। ये तो बहुत देर आप 1942 में दे रहे हो, वो भी डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, भी तब जब आपकी मजबूरी है। नहीं, ये काम नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने इसके लिए मना कर दिया। फिर 1945 में वेवेल का प्लान आया, इसने भी वही डेडलॉक को एंड करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी 1945 में एंड हो गया। ठीक है, डेडलॉक को एंड करने की कोशिश करी। अच्छा, ये देखो, इन सब का ना टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कब आया? 1940 में। ठीक है, ये अगस्त ऑफर आया था ना, अगस्त ऑफर, इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आया, क्योंकि अगस्त ऑफर मानने से मना कर दिया कांग्रेस ने।
इंडिविजुअल सत्याग्रह लेके आए। ओके, 1940 में गांधी जी ने स्टार्ट किया और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही। ओके, अगस्त ऑफर के बाद हुआ था। विनोबा भावे वाज फर्स्ट सत्याग्रही। इनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी शुरू किया सत्याग्रह। इंडिविजुअली ये लोग अपना अपना सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, और फिर इसमें और भी इंपॉर्टेंट लीडर थे जैसे ब्रह्मदत्त। इनके नाम आप थोड़े बहुत नोट करते जाना। ब्रह्मदत्त थे। ओके, चौधरी बिहारी थे, चौधरी बिहारी। तो इन सब के नाम याद रखना। और इन लोगों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था 1940 में अगस्त ऑफर के बाद। ओके, ये हो गया। 1942 में बता ही दिया क्रिस मिशन आया। फिर 1945 में वेवेल प्लान आया शिमला कॉन्फ्रेंस के तहत, लेकिन ये भी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने मना कर दिया। फिर 1946 में फाइनली आया कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन आया। इसने दो चीज़ें बोली कि ओके हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हक देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाने का हक देंगे। ओके, और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी आप लोग अपना खुद कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली ये चीज़ जो है मंजूर हुई किसको? कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को नहीं मंजूर थी ये चीज़। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा और मुस्लिम लीग ने पूरे देश में दंगे कराने शुरू किए। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग को लगा ऐसे तो हमारी बात मानी नहीं जाएगी, तो हम 1946 में ही जिन्ना ने अनाउंस कर दिया क्या? डायरेक्ट एक्शन डे। ओके, इसने पूरे देश में वायलेंस के लिए एक तरह से इनडायरेक्टली अपील करी कि अब हमें दिखा देना है कि हम अपना अलग देश कैसे लेके रहेंगे। 1947 में प्राइम मिनिस्टर एटली ब्रिटेन के इन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि ठीक है हम इंडिया को आज़ाद करेंगे। ठीक है, उसके लिए इंडिया में माउंटबेटन को भेजा गया। और माउंटबेटन का 3 जून प्लान बहुत फेमस है। 3 जून को इनका माउंटबेटन प्लान आया। ठीक है, जिसके तहत बोला गया, क्या बोला गया इस प्लान के तहत? 2 चीज़ें थी। एक तो 2 डोमिनियन होंगे। ठीक है, इंडिया को 2 डोमिनियन से बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, और डिसाइड कैसे होगा? ये बाउंड्री कमीशन अपॉइंट करेंगे। ठीक है, वही जो है बॉर्डर बाउंड्रीज क्रिएट करेगा, बाउंड्री कमीशन अपॉइंट होगा। ओके, और उसके बाद पता ही है कि अगस्त में हमें 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल गई? इंडिपेंडेंस मिल गई। ओके, तो ये हमने ओवरऑल थोड़ा सा हमने देख लिया एक टाइमलाइन अपने पूरे हिस्ट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया सब कुछ, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिक्स में एंटर किया, और कैसे कैसे ये फैलते फैलते रूल करने लगे इंडिया पे, और कैसे फाइनली इनसे हमें बहुत सारे मूवमेंट्स करने के बाद कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हम अपने लेक्चर से पढ़ेंगे, जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, और कौन कौन से मूवमेंट थे? पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट, ओके, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स। ठीक है, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, और कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन कौन से वाइसरॉय थे, किनके क्या 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 किनके काम थे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में जो मेरा पर्पस था आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने का, वो पर्पस होपफुली फुलफिल हुआ होगा और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन आई होप आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, वरना आप फिर से एक बार लेक्चर देखिए और रिवाइज करिए और खुद के नोट्स बनाइए, सो दैट यू कैन रीड एंड रिवाइज व्हेनेवर यू वांट टू रीड दैट। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।